नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। वो जगह जहां हम मुश्किल विषयों को सरल बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं वो जानकारी जो वाकई मायने रखती है। आज हम ऑडिटिंग की दुनिया में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण सफर पर निकल रहे हैं। हाँ, हमारा फोकस है चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम पर। ये सी एंटर के सिलेबस का एक कॉर्नरस्टोन है। बिल्कुल। और सिर्फ सिलेबस का हिस्सा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन भी है। सही कहा। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई एक ऑडिटर जीरो इन्फॉर्मेशन से एक रिलायबल ऑडिट ओपिनियन तक कैसे पहुंचता है। ये सफर आसान नहीं, पर इसका रोड मैप छुपा है ऑडिट प्लानिंग में। आज हम इसी रोड मैप के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, स्ट्रैटेजी, प्लान और प्रोग्राम। और इसमें ऐसे 300 का रोल बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे 300 यानी प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा। जी। हमारा लक्ष्य है कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना, एग्जाम के लिहाज से क्या जरूरी है उसे हाईलाइट करना और देखना कि ये सब असल में जुड़ते कैसे हैं। आपने सही कहा। बिना प्लानिंग के ऑडिट करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में निकल पड़ना। हाँ बिल्कुल, खो जाएंगे। जी। ऐसे 300 इसी नक्शे को बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर पर डालता है। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। इफेक्टिव मैनर यानी ऑडिट इस तरह से प्लान हो कि वो प्रभावी ढंग से किया जा सके। ये सिर्फ कोई चेकबॉक्स एक्सरसाइज नहीं है, ये क्वालिटी ऑडिट की गारंटी है एक तरह से। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में समीर सोच रहा था, ऑडिट तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इतने सारे ट्रांजैक्शंस, रेगुलेशंस, तो बिना प्लानिंग के तो मतलब केओस हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे 300 कहता है ऑडिटर की जिम्मेदारी है प्लान करना, पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, इसके निश्चय ही कुछ ठोस फायदे भी होंगे। व्हाई बॉदर विद डिटेल प्लानिंग? फायदे बहुत हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने जरूरी हैं। हाँ बताइए। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है कि ऑडिटर अपना ध्यान सही जगह लगा पाता है। यानी इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा फोकस और कम रिस्की एरियाज पे शायद थोड़ा कम। अच्छा। इससे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। दूसरा, आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, मतलब उनका अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ ये तो बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आपको पता है कि क्लाइंट के इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पिछली बार दिक्कत आई थी, तो आप शुरुआत से ही उस पर ज्यादा ध्यान देंगे ना। हाँ मतलब सरप्राइजेस कम होंगे ऑडिट के दौरान और आप ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। एग्जैक्टली। ये तो हुआ ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। पूरी टीम के लिए प्लानिंग कैसे मददगार होती है? डज इट इम्प्रूव टीम वर्क और जस्ट डिस्ट्रीब्यूट टास्क्स? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ काम बांटना नहीं है, बल्कि सही काम सही व्यक्ति को देना है। प्लानिंग से आप एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को उनकी कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस के हिसाब से सिलेक्ट और असाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को कॉम्प्लेक्स एरियाज में लगाना। बिल्कुल। और साथ ही ये डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू का फ्रेमवर्क तैयार करता है। सबको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसका काम कब रिव्यू होगा। क्लैरिटी रहती है। जी। और अगर एक्सपर्ट्स या दूसरे ऑडिटर्स जैसे ब्रांच ऑडिटर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके काम का कोऑर्डिनेशन भी आसान हो जाता है। अल्टीमेटली अच्छी प्लानिंग ऑडिट रिस्क को मैनेज करने में मदद करती है। ऑडिट रिस्क मतलब गलत ओपिनियन देने का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल सही। इस रिस्क को कम करती है कि ऑडिटर कोई गलत ओपिनियन दे दे। और ये प्लानिंग क्या ऑडिट शुरू होने से ठीक पहले की जाने वाली एक्टिविटी है या ये चलती रहती है? ये पॉइंट अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट्स में। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है ये। अच्छा। याद रखें, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव। हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है जो ऑडिट शुरू होने पर खत्म हो जाए। ये पिछले ऑडिट के खत्म होने के बाद शुरू हो सकती है, मतलब अगले साल की प्लानिंग, और मौजूदा ऑडिट के पूरा होने तक चलती रहती है। अच्छा। जैसे जैसे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपनी प्लानिंग एडजस्ट करते हैं। शुरुआती प्लानिंग में ही कुछ चीजें करनी होती हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना, क्लाइंट के लीगल फ्रेमवर्क को समझना, मटीरियलिटी तय करना, एक्सपर्ट्स की जरूरत का आकलन करना वगैरह। ओके, लेट्स अनपैक द प्रोसेस इटसेल्फ देन। इस पूरी प्लानिंग प्रक्रिया के मुख्य हिस्से क्या हैं? व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड? इसे हम 2 स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये वो काम हैं जो ऑडिटर एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर शुरू करने से पहले करता है।
इन्हें आप फाउंडेशन लेइंग एक्टिविटीज कह सकते हैं, मतलब नींव रखना। इसमें क्या क्या शामिल है, और अगर ये स्टेज ठीक से ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? इसमें 3 मुख्य चीजें आती हैं। ए, क्लाइंट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना या नया एक्सेप्ट करना। इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, मतलब क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ, ये तो जरूरी है। एंगेजमेंट टीम की कॉम्पिटेंस, क्या हमारे पास इस ऑडिट को करने की स्किल्स हैं, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं, ये सब देखा जाता है। और अगर ये ठीक से न करें तो आप एक ऐसे क्लाइंट के साथ जुड़ सकते हैं जहां रिस्क बहुत ज्यादा हो या जहां आप एथिकली काम न कर पाएं। नए क्लाइंट के केस में पिछले ऑडिटर से बात करना भी जरूरी हो सकता है, प्रोफेशनल कर्टेसी भी है और इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी मिल सकते हैं। अच्छा। बी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पालन, इंडिपेंडेंस सहित, ये बेहद जरूरी है। क्या फर्म और टीम इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंस, हाँ। यानी क्या कोई ऐसा फाइनेंशियल या पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं जो ऑडिटर के अनबायस्ड ओपिनियन को अफेक्ट कर सके? एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंस को मॉनिटर करे। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को पहचानना और सेफ गार्ड्स लगाना प्लानिंग का हिस्सा है। और अगर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई तो पूरा ऑडिट ही क्वेश्चन में आ जाता है, उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठ सकता है। बाप रे। तीसरा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझना। क्लाइंट और ऑडिटर के बीच स्कोप ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीस, टाइमलाइन पर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाता है ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप है, ताकि ऑडिटर किसी मुश्किल में ना फंस जाए। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक्टिविटीज ऑडिटर को उन रेड फ्लैग्स को पहचानने में मदद करती हैं जो आगे चलकर दिक्कत दे सकती हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है दूसरा और मेन स्टेज, प्लानिंग एक्टिविटीज। इसमें 2 की डॉक्यूमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कौन से? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना और बी, डिटेल्ड ऑडिट प्लान डेवलप करना। ओके, स्ट्रैटेजी और प्लान। हियर्स वेयर इट ऑफन गेट्स कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। सुनने में काफी मिलते जुलते हैं, इनमें असल फर्क क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। हाँ, ये कंफ्यूजन कॉमन है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को आप समझिए ऑडिट का बिग पिक्चर या गेम प्लान। बिग पिक्चर। ये ऑडिट का स्कोप, दायरा, टाइमिंग, समय और डायरेक्शन, दिशा तय करती है। ये हाई लेवल होती है और डिटेल प्लान बनाने के लिए गाइडेंस देती है। अच्छा। स्ट्रैटेजी बनाते समय ऑडिटर कई फैक्टर्स कंसीडर करता है जिन्हें हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओके, व्हाट आर दोज कैटेगरीज? पहला है एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप से जुड़ा, जैसे क्लाइंट किस इंडस्ट्री में है, क्या कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं जैसे बैंकिंग या इंश्योरेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है, इंड एएस है, एएस है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ हैं, जैसे वो कावर एंड एसोसिएट्स के स्टडी में मल्टीपल ब्रांचेस थी। हाँ हाँ, क्या आईटी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ये सब स्कोप तय करता है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन। क्लाइंट को रिपोर्ट कब चाहिए, मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस के साथ कब मिलना है, टीम के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा, इंटरिम ऑडिट की जरूरत है या सिर्फ ईयर एंड। तीसरा? तीसरा, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में कौन सी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मटीरियलिटी लेवल्स क्या होंगे, हाई रिस्क एरियाज कौन से हैं, इंडस्ट्री में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हाल में क्या बदलाव आए हैं, क्लाइंट के बिजनेस में क्या चेंजेस हुए हैं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज से क्या फाइंडिंग्स मिली, ये सब डायरेक्शन तय करते हैं। और चौथा? और चौथा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। इस ऑडिट के लिए कैसी टीम चाहिए, कितने लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए, स्पेशलिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी जैसे आईटी एक्सपर्ट या वैल्यूअर्स, रिसोर्सेस कब चाहिए होंगे, इंटरिम वर्सेस फाइनल, उन्हें मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज कैसे किया जाएगा। वो इलस्ट्रेशन 1 में हैंडफैब लिमिटेड के ऑडिटर की चिंता इसी रिसोर्स एलोकेशन को लेकर थी। गॉट इट। तो स्ट्रैटेजी ने हमें मंजिल, ऑब्जेक्टिव और मोटा मोटा रास्ता, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, रिसोर्सेज दिखा दिया। अब उस रास्ते पर चलने के लिए डिटेल्ड मैप यानी ऑडिट प्लान कैसे बनता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी? एग्जैक्टली। ऑडिट प्लान वो डिटेल्ड मैप है, ये स्ट्रैटेजी को एक्शन में तब्दील करता है। ये स्ट्रैटेजी से ज्यादा स्पेसिफिक और ग्रैन्युलर होता है। ज्यादा डिटेल्ड? हाँ, इसमें मुख्य रूप से शामिल होता है 1. प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रैप का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, एनटीई। यानी रिस्क को समझने के लिए हम क्या प्रोसीजर्स करेंगे, जैसे इंक्वायरी,
ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कब करेंगे और कितना करेंगे। रैप का NTE। ओके। 2. प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फैप का NTE एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पर, इसका मतलब? असर्शन लेवल का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट के दावों को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर्स, जैसे सेल्स रेवेन्यू सही है, एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लायबिलिटीज कंप्लीट हैं, ये सब असर्शंस हैं। फैप में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आते हैं। जैसे सेल्स वाउचिंग या डेटर्स कॉन्फर्मेशन? बिल्कुल, वो फैप है। और तीसरा, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, जो एसएएस के कंप्लायंस के लिए जरूरी हैं। और ये प्लान बनाने के लिए सबसे जरूरी इनपुट क्या है? व्हाट ड्राइव्स द प्लान? क्लाइंट के बिजनेस की गहरी समझ, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। आप बिना क्लाइंट के ऑपरेशंस, इंडस्ट्री, रिस्क्स को समझे इफेक्टिव प्लान नहीं बना सकते। ये प्लानिंग का कोर प्रिंसिपल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने लायक है, ये MCQ पॉइंट बन सकता है। नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, ठीक है। और ये समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी और प्लान अलग अलग नहीं है। अच्छा। स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा तो प्लान भी बदलेगा, और प्लान बनाते हुए कुछ पता चला तो स्ट्रैटेजी भी रिफाइन हो सकती है। जरूरी नहीं कि पहले स्ट्रैटेजी पूरी बने फिर प्लान बने, ये साथ साथ चल सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इलस्ट्रेशन 2 के कॉन्टेक्स्ट में, जहां मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया था। तो ये स्ट्रैटेजी और प्लान बनाने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? ये पॉइंट एग्जाम के लिए क्रिटिकल है। अक्सर केस स्टडीज में ऐसी सिचुएशन दी जाती है जहां मैनेजमेंट प्लान डिक्टेट कर रही होती है। हाँ, देखा है मैंने। आपको पहचानना होगा कि ये SA 300 के खिलाफ है। स्ट्रैटेजी और प्लान बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की नहीं। एब्सोल्युटली, ऑडिटर की। हाँ, ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, टाइमिंग को लेके जैसे, लेकिन प्लानिंग का ओनरशिप ऑडिटर का ही है। मैनेजमेंट से प्लान बनवाने से ऑडिटर की इफेक्टिवनेस और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और क्या ये प्लान पत्थर की लकीर होता है? मतलब एक बार बन गया तो फॉलो ही करना है? बिल्कुल नहीं। एक और मिसकंसेप्शन, प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑडिट के दौरान अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है या सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। बिल्कुल, तो ऑडिटर को स्ट्रैटेजी और प्लान को अपडेट और चेंज करना पड़ सकता है, और करना चाहिए। ये दिखाता है कि प्लानिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं। ओके, अब जैसे समीर सोच रहा था कि नए ट्रेनी या आर्टिकल्स को कैसे पता चलता है कि उन्हें फील्ड में जाकर करना क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कितने चेक करने हैं, निश्चय ही उन्हें कोई डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी। यहीं पर शायद ऑडिट प्रोग्राम का रोल आता है। ये क्या है? बिल्कुल सही पकड़ा। ऑडिट प्रोग्राम ही वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सेट है। इससे आप एंगेजमेंट टीम के लिए हाउ टू गाइड या चेकलिस्ट समझ सकते हैं। हाउ टू गाइड? इसमें उन स्पेसिफिक वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स की लिस्ट होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म करने हैं, ताकि ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर सके और अपना ओपिनियन बना सके। क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, ये बताता है कि कौन सा प्रोसीजर अपनाना है, जैसे वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है और कितना काम करना है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सैंपल साइज, सब कुछ उसमें लिखा होता है। क्या हर क्लाइंट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम यूज किया जा सकता है? वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा यहाँ चलता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है। हर बिजनेस अलग होता है, उसका नेचर, साइज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्पेसिफिक रिस्क सब अलग होते हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम को क्लाइंट की स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से टेलर करना बहुत जरूरी है। टेलर करना मतलब कस्टमाइज करना? जी हाँ, आप एक बेस प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, उसे क्लाइंट के हिसाब से ढालना पड़ेगा। और क्या ये प्रोग्राम बिल्कुल रिजिड होता है? मान लीजिए टीम को ऑडिट करते हुए कुछ ऐसा दिखा जो प्रोग्राम में कवर नहीं था लेकिन इम्पोर्टेंट लग रहा है, लाइक समथिंग अनयूजुअल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिर्फ टिक मार्क एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि अगर उन्हें प्रोग्राम से हटकर भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है तो वे उसे रिपोर्ट करें। मतलब अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज्यादा जरूरी हैं। जैसा टेस्ट या अंडरस्टैंडिंग 5 में रोहित को करना चाहिए था जब उसने कैंसिल डिवेबल्स देखे। सिर्फ प्रोग्राम फॉलो करना काफी नहीं, दिमाग खुला रखना है। हाँ, वो केस याद है। इसीलिए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम भी जरूरी है, ताकि वो करंट सर्कमस्टांसेस और फाइंडिंग्स के हिसाब से अपडेटेड रहे। प्रोग्राम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्हाट्स द अल्टीमेट गोल?
क्या पाना चाहते हैं प्रोग्राम से? ध्यान रखने वाली बातें हैं, ऑडिट स्कोप के अंदर रहें, प्रोग्राम लिखित में हो, कौन सा एविडेंस मिलेगा और कौन सा बेस्ट एविडेंस है ये सोचें। जैसे कैश के लिए फिजिकल काउंट बेस्ट है, डेटर्स के लिए कंफर्मेशन। हाँ, सिर्फ रेलेवेंट और यूजफुल स्टेप्स डालें, हर एरिया का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, पोटेंशियल एरर्स को कंसिडर करें और रिलेटेड आइटम्स के प्रोसीजर्स कोऑर्डिनेट करें, जैसे परचेज और क्रेडिटर्स। और अल्टीमेट गोल? The ultimate goal is to gather audit evidence, sufficient appropriate audit evidence. ऑडिट एविडेंस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं किस तरह का होता है? जरूर। एविडेंस कई फॉर्म्स में हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री जैसे इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक कॉन्फर्मेशंस। फिजिकल, इन्वेंट्री काउंट, फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशंस। टेस्टिमोनियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट से पूछताछ, एक्सपर्ट ओपिनियंस। एनालिटिकल। रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। कंप्यूटेशनल। रिकैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। वगैरह। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम फेवरेट सवाल पर। ऑडिट प्रोग्राम के फायदे और नुकसान क्या हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये तो पूछते ही हैं। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। फायदे? एडवांटेजेस तो क्लियर हैं। असिस्टेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, पता होता है क्या करना है। उन्हें काम का ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलता है। स्टाफ एलोकेशन आसान होता है, कौन क्या करेगा। वर्क सिस्टमैटिक तरीके से होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, पता चलता है कौन सा काम किसने किया। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। प्रोग्रेस मॉनिटर करना आसान होता है, कितना काम हो गया, कितना बाकी है। ये अगले साल के ऑडिट के लिए बेस बनता है। और अगर नेग्लिजेंस का आरोप लगे तो ये डिफेंस में काम आ सकता है कि भाई हमने ड्यू प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, ये देखो प्रोग्राम। साउंड्स गुड, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। व्हाट आर द नुकसान, डिसएडवांटेजेस? क्या कमियां हैं इसके? नुकसान ये है कि काम मैकेनिकल बन सकता है। टीम मेंबर्स सोचना बंद कर सकते हैं, बस टिक मार्क करते जाएं। रोबोट की तरह? हाँ, अगर प्रोग्राम को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट ना किया जाए तो वो रिजिड हो सकता है और करंट सिचुएशन के लिए इररिलेवेंट हो सकता है। इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स इसके पीछे छिप सकते हैं, ये प्रोग्राम में नहीं लिखा था, बहाना मिल जाता है। जी। और एफिशिएंट असिस्टेंट्स की इनिशिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग किल हो सकती है अगर उन्हें प्रोग्राम से डिविएट करने की, कुछ नया सोचने की फ्रीडम ना दी जाए। तो इन नुकसानों से बचने का तरीका क्या है? हाउ कैन वी इंश्योर द प्रोग्राम रिमेन्स अ टूल नॉट अ कंस्ट्रेंट? मतलब ये फायदेमंद रहे, बोझ न बने। Key lies in good supervision, maintaining a receptive attitude towards assistants' suggestions and observations. उनकी बात सुनना। हाँ, उनकी बात सुनना और उन्हें एनकरेज करना कि वो थिंक ऑब्जेक्टिवली बियॉन्ड द रिटन स्टेप्स। प्रोग्राम को गाइड मानना चाहिए, बाइबल नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? संक्षेप में हमने ऑडिट प्लानिंग के पूरे सफर को देखा। ये क्यों जरूरी है, बेनिफिट्स, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या ग्राउंड वर्क करना होता है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, बिग पिक्चर कैसे बनता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड एक्शन प्लान क्या होता है, ऑडिट प्लान, इन दोनों में क्या रिश्ता है और किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर एक्चुअल काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनती है और उसके फायदे नुकसान क्या है। काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। And let's quickly summarize the key takeaways from an exam perspective, integrating some potential focus areas for CA inter students. हाँ, ये बहुत जरूरी है। Essay 300, इसका ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव ऑडिट प्लानिंग और प्लानिंग का नेचर कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव। ये MCQs के लिए हॉट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से समझ लें। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली इंडिपेंडेंस एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये समझना क्रूशल है। केस स्टडीज में इंटेग्रिटी या इंडिपेंडेंस इश्यूज दिए जा सकते हैं, आपको पहचानना होगा। स्ट्रैटेजी वर्सेस प्लान, इनका डिफरेंस, पर्पस और इंटर रिलेशनशिप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, रिसोर्सेज और प्लान के कंटेंट्स एंटी ऑफ एरप एंड फैप पर MCQs बन सकते हैं, ये फर्क पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजी हाई लेवल, प्लान डिटेल्ड। एग्जैक्टली। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग ऑडिटर की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की नहीं। ये अक्सर टेस्ट होता है, इस पर केस स्टडी बन सकती है। ऑडिट प्रोग्राम, इसका पर्पस एविडेंस गैदरिंग, नीड फॉर टेलरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर शॉर्ट नोट्स या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, याद रखें ऐसे 300 requires the auditor to document the overall audit strategy, the audit plan, and any significant changes made during the audit, along with the reasons. ये compliance requirement है और इस पर भी सवाल आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन इज की। Very key. Supervision. प्लानिंग में डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की प्लानिंग भी शामिल है। एप्लीकेशन,
कॉरन एसोसिएट्स जैसी केस स्टडीज दिखाती हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कैसे अप्लाई होते हैं। इंटेग्रिटी चेक, प्रिलिमिनरी, स्कोप टाइमिंग स्ट्रेटजी, रिस्क असेसमेंट प्लान, डिटेल्ड स्टेप्स प्रोग्राम और नीड फॉर अपडेटिंग द प्लान प्रोग्राम स्क्रैप इशू केस स्टडी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। होगी, बल्कि ये भी समझ आया होगा कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्यों जरूरी है, बोथ फॉर एग्जाम्स एंड फॉर बीइंग अ कॉम्पिटेंट ऑडिटर। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, हम कहते हैं कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल और इटरेटिव है ना? हाँ। बट दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआती क्लाइंट असेसमेंट मतलब प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज और रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हुई कोई चूक प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद क्या पूरे ऑडिट की इफेक्टिवनेस को फंडामेंटली अंडरमाइन कर सकती है? हाउ मच डज द इनिशियल फाउंडेशन ट्रूली डिक्टेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर ऑडिट स्ट्रक्चर? सोचने वाली बात है। मतलब शुरुआती गलती का असर कहाँ तक जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस बेहतरीन चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद हमारे लिसनर्स को इससे फायदा हुआ होगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा। अलविदा।